नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्यूचर में। मैं आपका शुभम था। बड़ी अच्छी बात कही गई, स्टेटस मोबाइल का हो या ज़िंदगी का, पर ऐसा रखना कि लोगों को कॉपी करना ही पड़े। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को ऐसे काबिल बना लीजिए जिससे कि आपको देखने वालों की लाइन लग जाए और आपके ऊपर कॉपी करें। लाइफ भी ऐसी ही चीज़ है। लाइफ में अगर कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है तो उसे लोग कॉपी ही करते हैं। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। वाहन कबाड़ नीति में तेजी। निर्मला सीतारमण ने वाहन कबाड़ नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने और देश के पहाड़ी क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में डेटा के साथ साथ सड़क संपर्क में सुधार का आह्वान किया है। जबकि बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय था। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों को सैफेक्स प्रयोग को पूरा करने की आवश्यकता है। क्या है वाहन परिमार्जन नीति? पुराने वाहनों को पुनः पंजीकरण से पहले एक फिटनेस टेस्ट पास कराना होगा और नीति के अनुसार सरकारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने और निजी वाहन जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। एक हतोत्साहन के रूप में पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि से 15 वर्ष या उसके अधिक पुराने वाहनों के लिए बढ़ा हुआ पुनः पंजीकरण शुल्क लागू होगा और राज्य सरकार को सलाह दी जा सकती है कि वो पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक की रोड टैक्स छूट प्रदान करें। नई नीति के मुद्दे। ट्रकों के सीमित प्रोत्साहन और कम लागत का अर्थशास्त्र। अन्य खंडों के लिए पता योग्य मात्रा का अभाव। 15 साल पुरानी एंट्री लेवल छोटी कार को स्क्रैप करने से संभावित लाभ 70,000 होगा, जबकि इसका पुनर्विक्रय मूल्य लगभग 95,000 है। यह स्क्रैपिंग को अनावश्यक बनाता है। इस न्यूज़ पर चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं क्या हुआ, इसमें क्यों न्यूज में है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल 20 साल पहले 12 जून 2001 को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO के एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया था। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के NFPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र, भारत और मॉस्को उसकी नदियों के नाम पर रखा गया है। यह सतह और समुद्री आधारित लक्ष्यों के खिलाफ जमीन, समुद्र, उप समुद्र और हवा से मार करने में सक्षम है। यह 2 चरण वाली प्रवर्धन प्रणाली, पहले चरण में ठोस प्रवर्धक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट है। यह मैक 2.8 की गति वाली दुनिया सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जो ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक है। इसकी सीमा शुरू में 290 किलोमीटर तक सीमित थी, लेकिन मिसाइल प्रतिवेग नियंत्रण व्यवस्था MTCR में भारत के प्रवेश के साथ सीमा को बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। 1000 किलोमीटर से ऊपर की सीमा और मैक 5 तक की गति के साथ एक उन्नत संस्करण का विकास किया जा रहा है। ब्रह्मोस को 2005 में भारतीय नौसेना और 2007 में भारतीय सेना द्वारा सेवा में शामिल किया गया था। इसका 2017 में Su-30 MK में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। रूसी राष्ट्रीय दिवस के बारे में। रूसी राष्ट्रीय दिवस या रूस दिवस 1992 में मनाया जाता है। 12 जून 1990 को जब सोवियत संघ विघटन के कगार पर था तो USSR के सबसे बड़े गणराज्य RSFR ने राज्य की संप्रभुता की घोषणा की और रूसी संघ बन गया। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ USSR के 1991 विघटन के पहले कुल 15 गणराज्य थे और सबसे बड़ा गणराज्य RSFSR रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य आधुनिक रूस बन गया। 15 गणराज्य USSR से अलग हो गए। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूसिया, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा,
तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया है। मिखाइल गोर्बाचोव विघटन के समय सोवियत संघ यूएसएसआर के अध्यक्ष थे। बोरिस येल्तसिन रूस के पहले राष्ट्रपति बने और 1991 से 1999 तक की सेवा की। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। टीका एक्सप्रेस का प्रारंभ। बिहार सरकार द्वारा 3 जून को टीका एक्सप्रेस अभियान शुरू किया गया था। यह राज्य में 45 से अधिक आयु वर्ग के बीच टीकाकरण में तेजी लाने के लिए है। अभ्यास के तहत 839 वाहन, जिनमें से 21 को मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, पूरे राज्य में फैल चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों, सहायक नर्स, दाइयों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, यूनिसेफ और केयर इंडिया के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मुखिया, सरपंच, पीडीएस, डीलर, इमाम और पुजारियों जैसे स्थानीय प्रभावितों के साथ राज्य भर में 839 वाहन फैले हुए हैं। अप्रैल 2021 के लिए एनएसओ ने आईपी डेटा जारी किया गया। अप्रैल 2021 के लिए 2011-12 के आधार के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का त्वरित अनुमान 126.6 है। अप्रैल 2001 के महीने के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन के कुछ सूचकांक क्रमशः 108.0, 125.1 और 177.0 पर है। अप्रैल 2021 के महीने के लिए सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं के लिए 126.7, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 82.4, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 137.9 और बुनियादी ढांचे निर्माण वस्तुओं के लिए 134.8 पर है। मार्च 2020 के अंत से कोविड-19 महामारी के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और अन्य उपायों के कारण अप्रैल 2020 में अधिकांश प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं हो रहा था और परिणामस्वरूप कई इकाइयां भी थी जिन्होंने शून्य उत्पादन की सूचना दी। इस प्रकार अप्रैल 2020 और 2021 के महीनों के सूचकांक की तुलना में को प्रभावित करता है। 2019 में इसी महीने के दौरान दर्ज किए गए स्तर से भारत को अप्रैल औद्योगिक उत्पादन में 0.08% बढ़ा। अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 में आईआईपी 57.31% गिरकर 54.0 पर आ गया था। यह मुख्य रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के कारण था, जो पिछले साल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की पहली लहर को रोकने के लिए लगाया गया था। आईआईपी एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों खनन, विनिर्माण और बिजली से वर्गीकृत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। आधार वर्ष 2011-12 भारत के 8 प्रमुख उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली वस्तुओं के वजन का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। आईआईपी उत्पादन की भौतिक मात्रा का एकमात्र माप है। न्यूज़ पर चलते हैं। ईरान को जासूसी उपग्रह सप्लाई करेगा रूस। रिपोर्ट के अनुसार ईरान को जासूसी उपग्रह सप्लाई करेगा। रूस ईरान को एक उन्नत उपग्रह प्रणाली की आपूर्ति करने की तैयारी कर रहा है, जो तेहरान को मध्य पूर्व और उसके बाहर संभावित सैन्य लक्ष्यों को ट्रैक करने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करेगा। उच्च रिजोल्यूशन कैमरे से लैस रूसी निर्मित कनोपस्वी उपग्रह देने की योजना है। ईरान की जासूसी क्षमताओं को बहुत बढ़ाएगा, जिससे फारस की खाड़ी की तेल रिफाइनरियों और इजराइल के सैन्य ठिकानों से लेकर इराकी बैरकों तक की सुविधाओं की निरंतर निगरानी की जा सकेगी, जिसमें अमेरिकी सैनिक रहते हैं। यह अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के लिए चिंता का विषय है। रूस ने 2016 में ईरान को S-300 रक्षा प्रणाली भी प्रदान की थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया कि रूस ने ईरान को उपग्रह की आपूर्ति की। न्यूज़ पर चलते हैं। कोवैक्सीन को अमेरिकी FDA ने खारिज किया। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने भारत बायोटेक
के कोविड वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUA के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। FDA ने टीके के नैदानिक परीक्षणों पर अधिक डेटा की मांग की, जिसकी पूर्ण जानकारी में अभी भी कमी है। आपातकालीन उपयोग के लिए अस्वीकार क्यों किया गया? अमेरिका जब ऐसी स्थिति में नहीं है जहां उसे अपने लोगों का टीका करने के लिए आपूर्ति में वृद्धि के लिए कोविड-19 टीकों की मंजूरी तेज करने की आवश्यकता है। इससे पहले ही फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना, नियाट mRNA टीकों के साथ साथ जॉनसन एंड जॉनसन के वायरल वेक्टर जैब्स को EUA प्रदान कर दिया गया है। देश ने अपनी आबादी के महत्वपूर्ण प्रतिशत का टीकाकरण करने एवं अच्छी जुर्मती में कामयाबी हासिल की है। टीके के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के आंकड़े, जो 25,000 के अधिक प्रतिभागियों पर किए गए थे, अभी भी प्रस्तावित हैं। क्या कोवैक्सीन में कोई खराबी है? नहीं। भारत बायोटेक का दावा है कि टीके की प्रभावकारिता लगभग 78% है। इसके बजाय USA FDA ने सिफारिश की है कि ऑक्सीजन भारत बायोटेक का अमेरिकी साझेदार अब आपातकालीन अनुमोदन के बजाय वैक्सीन के लिए पूर्ण प्राधिकरण के लिए आवेदन करें। गैर अनुमोदित टीके का समस्या। यदि किसी ने कोवैक्सीन टीका लगाया है और विदेश यात्रा करता है तो उसे एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण की आवश्यकता होगी या उसे एक निश्चित अवधि के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। कोवैक्सीन का टीका लगवाने पर वैक्सीन पासपोर्ट नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल। 11 जून ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती है। इनका जन्म 1897 यूपी के शाहजहाँपुर में हुआ। वे कम से कम उम्र में ही आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इन्हें इनके पिता ने घर पर ही पढ़ाया था और बाद में उन्हें उर्दू सीखने के लिए एक मौलवी के पास भेजा गया था। वे अपने शिक्षक सोमदेव के माध्यम से उपनिवेश विरोधी संघर्ष से जुड़े। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के बाद बिस्मिल भूमिगत क्रांतिकारी संगठन मातृ देवी के संपर्क में आए। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र में अपनी भागीदारी में से उन्हें एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्धि मिली। बिस्मिल ने बिस्मिल राम और अज्ञात के उपनाम से उर्दू और हिंदी में देशभक्ति की कविताएं लिखीं। उनके द्वारा लिखी पुस्तकें अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ, बोल्शेविकों की करतूत, पैम्फलेट, देशवासियों के नाम संदेश है। उन्होंने रूसी नारोडनिक नेता कैथरीन ब्रेस्कोव्स्की की जीवनी द लिटिल ग्रैंडमदर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन का भी अनुवाद किया। विचारों और कांग्रेस पार्टी के साथ बढ़ती नाराजगी के बाद उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल ने साथी अशफाक उल्लाह खान और अन्य लोगों के साथ लखनऊ के पास ककोरी में ट्रेन को लूटने की योजना को अंजाम दिया। तथाकथित ककोरी षड्यंत्र में मृत्यु के बाद इन चारों क्रांतिकारियों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। लखनऊ सेंट्रल जेल में बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे हिंदी साहित्य की बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों का पुनर्वास। NGT ने त्रिपुरा के वन विभाग के प्रधान सचिव, उत्तरी त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को 14 जुलाई तक पुनर्वास योजना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। लगभग 40,000 ब्रू के पुनर्वास के लिए ब्रू नेताओं और केंद्र, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार के बीच जनवरी 2020 में एक चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चतुर्भुज समझौता। त्रिपुरा गृह मंत्रालय ने इस मनोरथ का पूरा खर्च उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। समझौते में एक पैकेज का आश्वासन दिया गया था, जिसमें प्रत्येक शरणार्थी परिवार को एक प्लांट, 4 लाख रुपए की अवधि जमा, मुफ्त राशन और 2 साल के लिए 5,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। साथ ही प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। जनजाति। ब्रू या रियांग पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा स्वदेशी समुदाय है जो ज़्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं। त्रिपुरा में उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। मिजोरम में उन्हें उन समूहों द्वारा निशाना बनाया गया है जो उन्हें राज्य का स्वदेशी नहीं मानते हैं।
1997 में जातीय संघ के बाद लगभग 37,000 ब्रू मिजोरम के ममित, कोलसाविक, लुंगलेई जिलों में भाग गए और उन्हें त्रिपुरा में राहत शिविरों में ठहराया गया। तब से 5,000 ब्रू प्रत्यावर्तन के साथ 8 चरणों में मिजोरम लौट आए हैं, जबकि 32,000 अभी भी उत्तरी त्रिपुरा में 6 राहत शिविरों में रहते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। हरदयाल नगर पुस्तकालय फिर से खुला। ऐतिहासिक हरदयाल म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी HMPL इस सदी में पहली बड़ी मरम्मत के बाद फिर से खोली गई। पुस्तकालय की स्थापना 1862 में गोरों के लिए बनी रीडिंग क्लब के हिस्से के रूप में की गई थी। 1902 में पुस्तकालय का नाम बदलकर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कर दिया गया। 1942 में इसका नाम बदलकर हार्डिंग लाइब्रेरी कर दिया गया। 1970 में हार्डिंग लाइब्रेरी हरदयाल म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी बन गई। पुस्तकालय में 1.7 लाख पुस्तकें हैं, जिनमें 8,000 दुर्लभ ग्रंथ और 350 हस्तलिखित पांडुलिपियाँ शामिल हैं। लाला हरदयाल, इनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में स्नातक की डिग्री और पंजाब विश्वविद्यालय में से संस्कृत में मास्टर डिग्री पूरी की। 1905 में उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 स्कॉलरशिप से नवाजा, जिसके बाद इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। वकील क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रभावित थे, जिन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की। वे कार्ल मार्क्स के कार्यों से भी प्रभावित थे। उन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। उन्हें अमेरिकी सरकार ने अराजकता फैलाने के आरोप में किया गया था। बाद में वे बर्लिन चले गए और 10 साल तक स्वीडन में रहे, जहां वे भारतीय दर्शन के प्रोफेसर थे। उनकी रचनाओं में थॉट्स इन एजुकेशन, सोशल कॉन्वेंट ऑफ हिंदू रेस, 44 मंक्स इन जर्मनी एंड टर्की, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, बोधिसत्व सिद्धांत आज शामिल है। 4 मार्च 1939 को फिलाडेल्फिया में 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1987 में इंडिया पोस्ट ने हरदयाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी की। ये आज की रही न्यूज। तो सबसे पहले हमने एक कोटेशन देखा, फिर वहाँ का नीति में तेजी के बारे में जाना, रूसी राष्ट्रीय दिवस के बारे में जाना, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जाना, टीका एक्सप्रेस का प्रारंभ के बारे में जाना, अप्रैल 2021 के NSA ने IP डेटा जारी किया गया, इसके बारे में जाना, ईरान को जासूसी उपग्रह सप्लाई करेगा रूस के बारे में जाना, कोवैक्सीन को अमेरिका FDA ने खारिज किया, इसके बारे में जाना, रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में जाना, हरदयाल नगर पुस्तकालय फिर से खुला के बारे में जाना, त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों का पुनर्वास के बारे में जाना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।